तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे ससुर और जेठ यहाँ खड़े हैं और चेहरे पर पल्लू लेना तो दूर की बात, तुम उल्टा उन लोगों से जुबान लड़ा रही हो। मुझे संस्कार न सिखाना दीदी, तुम अपने संस्कार अपने पास रखो, समझी? खट्टी मीठी कहानियाँ। राजापुर नाम के गांव में रामप्रसाद अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता है। उसका बड़ा बेटा मोती बहुत ही ईमानदार और मेहनती है, जबकि छोटा बेटा कल्लू बहुत ही लालची और बेईमान है। रामप्रसाद अपने दोनों बेटों की शादी अच्छे घर की लड़कियों से करवाता है, लेकिन पति के संगति का असर दोनों बहुओं पर साफ साफ दिखाई देता है। बड़ी बहू सीमा बहुत ही ईमानदार और सुशील है, जबकि छोटी बहू नेहा अपने पति की ही तरह लालची और बेईमान है। रामप्रसाद की पत्नी के देहांत पर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा है और उसी बीच मौका पाकर नेहा अपनी सास के कुंडल और पायल निकाल लेती है। अरे नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? क्या है भाभी? क्या हुआ? सही तो कर रही है। घर में इतने लोगों की भीड़ जमा है, अगर किसी ने ये निकाल ली तो हम किसी से कह भी नहीं सकते। सीमा, तुम एक काम करो, तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो, जो भी ये कर रहे हैं इनको करने दो। अच्छा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद कल्लू घर में बहुत हंगामा करता है कि मुझे बापू की सारी संपत्ति चाहिए। तब रामप्रसाद को गुस्सा आता है और वो वकील को बुला लेता है। कल्लू, तू इतना कामचोर और निकम्मा है, तुझे क्या लगता है मैं अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा, जबकि मेरा बड़ा बेटा इतना होनहार और ईमानदार है और उसकी पत्नी ने भी हमेशा मेरी सेवा की है। क्या मैं उन दोनों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूंगा? देखो बापू, मैं भले ही कामचोर हूँ, लेकिन मैं मोती की तरह पागल नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम इसको अपनी आधी संपत्ति दोगे तो ये बर्बाद कर देगा। सुन लो मेरी बात। हाँ, क्योंकि इसे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है और इससे प्रॉपर्टी हड़प सकता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ। ये बात सुनकर रामप्रसाद कल्लू को बहुत खरी खोटी सुनाता है और वकील से कहता है कि संपत्ति का बंटवारा दोनों भाइयों में बराबर बराबर कर दे। इसी हिसाब से वकील कागजात तैयार करवाता है। रामप्रसाद कागजात पर विशेष रूप से यह लिखवाता है कि उसके जीते जी संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। उसके मरने के बाद ही दोनों भाइयों को यह संपत्ति आधी आधी दी जाएगी। रामप्रसाद के इस वसीयत से भड़ककर नेहा सीमा को सुनाते हुए कहती है, मैं ना कहती थी तुमसे, भैया और जेठानी ने बापू के कान भरे हैं, तभी तो बापू ये सब बोल रहे हैं। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे ससुर और जेठ यहाँ खड़े हैं और चेहरे पर पल्लू लेना तो दूर की बात, तुम उल्टा उन लोगों से जुबान लड़ा रही हो। मुझे संस्कार न सिखाना दीदी, तुम अपने संस्कार अपने पास रखो, समझी? बड़ी आई मुझे संस्कार देने वाली। सीमा को नेहा का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रामप्रसाद को ये बता देती है कि उसकी सास के मरने के बाद नेहा ने उनके गहने उतारे थे, जबकि नेहा इस बात को मानने से इनकार कर देती है और अब दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। कल्लू मोती को गालियां देता है, जिसे सुनकर मोती आगे बढ़ता है और कल्लू को थप्पड़ मार देता है, तो कल्लू भी मोती को धक्का दे देता है, जिससे मोती दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये देखकर रामप्रसाद दोनों भाइयों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और मोती से कहता है, मोती, बेटा मोती, तुम तो जानते हो तुम्हारा कपटी भाई
प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, और मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों को लड़ते हुए नहीं देख सकता बेटा मोती, नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। बापू, आप मेरे पिता हो, मेरे लिए तो भगवान समान हो। आप जो भी कहेंगे अक्षरशः मैं उसका पालन करूंगा बापू। बोलिए बापू, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। बेटा, तुम यहाँ मत रहो, तुम खेत वाले घर पर जाकर रहो, वहीं खेती करो और वहीं अपना जीवन बिताओ। मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा तुमको मिलेगा, लेकिन अभी मैं तुम दोनों को लड़ते हुए नहीं देख सकता बेटा, नहीं देख सकता। राम प्रसाद की बात मानकर मोती खेत वाले घर पर अपनी पत्नी सीमा को लेकर चला जाता है। उधर कल्लू राम प्रसाद का जीना हराम कर देता है। उसको न समय पर खाना देता है, न ही पानी। बेचारा राम प्रसाद सारा दिन चारपाई पर पड़ा रहता है। जो भी गांव वाला कल्लू के घर के सामने से गुजरता है, राम प्रसाद की ऐसी हालत देखकर ताने मारता है। इन तानों से परेशान होकर कल्लू गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक कमरे में राम प्रसाद को बंद कर देता है और हफ्ते में एक बार जाकर खाने पीने का सामान दे देता है। सीमा, बहुत दिन हो गए, किसी गांव वाले ने बापू का हालचाल नहीं बताया। सोच रहा हूं एक बार जाकर बापू से मिलाऊं। बहुत दिन हो गए बापू को देखे हुए। बाबूजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी दादाजी से मिलूंगा। सुनिए, मेरा मन कह रहा है आप लोग वहां मत जाइए, वरना वो कल्लू फिर से बहुत हंगामा करेगा और बापू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ सीमा, तुम ठीक कहती हो, मैं नहीं जाऊंगा वहां। चलो फिर मैं खेत पर ही जाता हूं। चल रामू, तू भी मेरे साथ खेत पर चल। मोती और रामू खेत पर जाते हैं। मोती बहुत मेहनत से खेत पर काम करता है। उधर रामू पूरे खेत में भागते हुए खेलता है। खेत से दूर एक कमरा बना देखकर मोती से पूछता है, बाबूजी, वो क्या है? बेटा, ये तुम्हारे चाचा का खेत है। कभी उस कमरे में बैठकर तुम्हारे दादाजी नौकरों को काम करते हुए देखते थे। इन शब्दों को कहने के बाद मोती इमोशनल हो जाता है और रामू को लेकर घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों के बाद रामू अपने दोस्तों के साथ खेत पर खेल रहा होता है। तभी उसे किसी बूढ़े आदमी के कराहने की आवाज आती है। वो अपने दोस्तों के साथ उस कमरे के पास जाता है और खिड़की से देखता है एक बूढ़ा आदमी खाना मांग रहा होता है। खाना, खाना, कोई है? मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। खाना, 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 कोई है? खाना, खाना। बाबा, तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें किसने बांधा? अरे रामू सुन, इनको बहुत भूख लगी है, पहले चल, इनके लिए हम कुछ खाना लेकर आते हैं। रामू राम प्रसाद के लिए अपने घर से रोटी और पानी लाता है और खिड़की से उनको खाना और पानी देता है। धीरे धीरे राम प्रसाद और रामू की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के उपरांत जब रामू अपने घर से खाना लेकर जा रहा होता है, उसी वक्त मोती चुपके से उसका पीछा करता है। जब रामू राम प्रसाद को खाना देता है, तब मोती
उनकी आवाज सुनकर पहचान लेता है कि ये उसके पिता हैं। वो एक पत्थर उठाता है और ताला तोड़कर अपने पिता को बाहर निकालता है और अपने घर ले आता है। अरे बापू, आप इतने दिनों से कहाँ थे? कोई खबर नहीं मिली आपकी। सीमा, बापू से अभी कुछ मत पूछो, उनको आराम करने दो। अब मोती, रामू और सीमा मिलकर रामप्रसाद की खूब सेवा करते हैं, जिससे रामप्रसाद कुछ ही दिनों में पहले की ही तरह स्वस्थ हो जाते हैं। तब एक दिन तीनों मिलकर कल्लू के घर जाते हैं और उससे झगड़ा करते हैं। कल्लू के दरवाजे पर खड़े होकर कल्लू को कहते हैं कि पिताजी को बुलाओ, हमें उनसे मिलना है, लेकिन कल्लू साफ मना कर देता है। उधर रामप्रसाद गांव के एक आदमी से कहलवाकर वकील को बुला लेता है और अपनी प्रॉपर्टी के नए दस्तावेज तैयार करवाता है। सुनिए वकील साहब, अब मैं अपनी संपत्ति के 3 हिस्से करूंगा। कल्लू को 5 बीघा जमीन और खेत वाला घर दूंगा और मोती को 40 बीघा जमीन और ये हवेली दूंगा, और बाकी जो कुछ भी मेरा है वो मैं रामू के नाम कर दूंगा। वकील सारे कागजात तैयार कर चला जाता है। रामप्रसाद अपने पुराने दिनों को याद कर खूब रोता है। तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और रामप्रसाद मर जाता है। गांव में रामप्रसाद की मौत की खबर आग की तरह फैलती है। मोती और कल्लू भागते हुए रामप्रसाद के पास आते हैं। ओह, तो तुमने बापू को छुपा रखा था? हाँ। खैर, अब जब पिताजी की मौत हो गई है तो इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। हाँ। कल्लू वो सारे कागजात दिखाता है जिस पर उसने जबरदस्ती रामप्रसाद के सिग्नेचर लिए थे, लेकिन तभी वकील आकर उन कागजातों को गलत और बेकार बताते हुए नए पेपर्स दिखलाता है। नए दस्तावेज देख कल्लू वकील को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मोती सबके सामने कल्लू को थप्पड़ मारता है और उसको प्रॉपर्टी के नए दस्तावेजों के हिसाब से जो भी बनता है उसे लेकर जाने के लिए कहता है। साथ ही रामू से कहता है, बेटा रामू, अपनी माँ से कह दो पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी करे। जाओ। रामप्रसाद का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए हवेली जाता है, लेकिन वहां पहले से ही कल्लू और नेहा मौजूद रहते हैं और हवेली को छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। तब वकील गांव वालों की मदद से कागजात दिखाते हुए उन दोनों को हवेली से बाहर निकाल देता है। उसके बाद मोती अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहने लगता है। मोती हर जरूरतमंद गांव वाले की मदद करता है, जिससे पूरा गांव मोती की बहुत इज्जत करने लगता है। मोती अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।